जब इंसान ने पहली बार इस धरती पर सिविलाइजेशन की शुरुआत की तो भोजन और कपड़े के अलावा जिस चीज को उसने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी वह था आवास यानी घर। घर इसलिए ताकि मानव सुरक्षित रह पाए, घर इसलिए ताकि कोई और बिना अनुमति के उसके लिए खतरा न उत्पन्न कर सके। आप भी जब अपना घर बनाते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दीवार। वह दीवार जो आपकी सुरक्षा का साधन होती है। उस दीवार के अंदर कोई भी आपके पास सिर्फ दरवाजे से अंदर आ सकता है। यदि किसी ने दीवार फांद कर आने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है वह आपका मित्र तो नहीं है, कोई चाहे निर्दोष ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वह आपकी दीवार फांद कर आपके घर में आता है तो वह एक क्रिमिनल एक्ट कर रहा है। जो बात घर के ऊपर लागू होती है ठीक वही बात राष्ट्र के ऊपर भी लागू होती है। कोई भी राष्ट्र जब बनता है तो उसके साथ जन्म लेती हैं सीमाएं। वह सीमाएं जो एक रेखा के रूप में होती हैं और यह डिसाइड करती हैं कि कौन उस राष्ट्र के अपने लोग हैं और कौन पराये लोग हैं। हर राष्ट्र के अपने कुछ नियम, अपने कुछ कानून होते हैं। यदि उन नियमों के अंतर्गत आप राष्ट्र की सीमा में आते हैं तो राष्ट्र आपका स्वागत करता है, राष्ट्र आपको अतिथि के रूप में देवता मानता है। लेकिन यदि गैर कानूनी तरीके से आप राष्ट्र की सीमा में आते हैं तो आप उस देश के लिए, उस देश के नागरिकों के लिए और वहां की कानून व्यवस्था के लिए एक खतरा होते हैं। ऐसे में राष्ट्र, वहां की सरकार और वहां के नागरिकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह गैर कानूनी तरीके से उसकी सीमा के अंदर आने वाले घुसपैठियों को वापस उनके स्थान पर भेजे। पिछले दिनों भारत ने इसी कर्तव्य का निर्वहन किया। ऑपरेशन पुशबैक के तहत हमारी एजेंसीज ने बांग्लादेश से आए हुए 2000 से अधिक घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश की सीमा की ओर धकेल दिया। घुसपैठियों को धकेलने की इस प्रक्रिया के कारण ही इस ऑपरेशन का नाम पुशबैक रखा गया था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मीडिया संस्थानों ने इस घटना पर आउटरेज किया। India has illegally pushed over 1,000 people. India forcibly pushing foreign nationals across the border. Illegal immigrants being sent back. भारत द्वारा किए गए इस काम को इस्लामोफोबिक और एंटी ह्यूमैनिटेरियन कहा गया। बड़ी बात तो यह है कि देश के अंदर भी कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने भी इस घटना का विरोध किया। कांग्रेस द्वारा इस घटना का विरोध तो और भी ज्यादा हास्यास्पद है क्योंकि ऑपरेशन पुशबैक भाजपा सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन नहीं है, बल्कि 1992 के आसपास उस समय की कांग्रेस सरकार ने ही ऑपरेशन पुशबैक को शुरू किया था। और तब भी दिल्ली से अनेक घुसपैठियों को चुन चुनकर बांग्लादेश में भेज दिया गया था। देश की सुरक्षा के लिए उस समय कांग्रेस ने जो काम किया था उसे भाजपा ने भी अपना सपोर्ट दिया था। लेकिन आज जब वही काम भाजपा कर रही है तब कांग्रेस खुलकर सरकार के विरोध में आ गई है। बहरहाल कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड पर भला अब और कितनी बात की जाए, उन पर तो बात करना ही बेकार है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर बात करना जरूरी है तो इस मुद्दे पर कि घुसपैठिए और शरणार्थी के बीच के महीन अंतर को कैसे समझा जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थियों से संबंधित एक संस्था है UNHCR। उसके अनुसार शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि भारत ने अभी तक शरणार्थी सम्मेलन और इसके किसी भी प्रोटोकॉल पर साइन नहीं किया है। इसका कारण यह है कि भारत अपनी स्वतंत्र नीति के तहत हर मामले का अलग से मूल्यांकन करता है। भारत सबको एक तराजू में नहीं तौलता। भारत का दृष्टिकोण यह कहता है कि यदि कोई वास्तविक रूप से उत्पीड़न का शिकार है तो हम उसे मानवता के आधार पर शरण देंगे और हमने इतिहास में अब तक ऐसा किया भी है। लेकिन यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का समुदाय भारत का नुकसान करने के इरादे से भारत की जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने के उद्देश्य से आता है तो वह UN की शरणार्थी की परिभाषा में नहीं बल्कि घुसपैठिए की श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर इसका सारांश मैं आपको 2 लाइन में बताऊं कि शरण मांगने का अर्थ है सुरक्षा की याचना करना। यह एक विनम्रता भरा कार्य है, जबकि घुसपैठ का अर्थ है बिना अनुमति किसी की सीमा में घुस जाना और यह एक हिंसात्मक मानसिकता है। जब भारत की बात की जाती है तो हमारे धर्म दर्शन में शरणागत वत्सलता हमारा आदर्श रहा है। त्रेता युग में भगवान राम ने पहले सुग्रीव को शरण दी, यहां तक कि राक्षसों के कुल से आने वाले विभीषण को भी शरण दी। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने युयुत्सु को शरण दी थी। हमारी प्राचीन कहानियों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां शरणागत कबूतर तक की रक्षा करने के लिए राजा शिवी जैसे लोग अपने शरीर से मांस का टुकड़ा निकाल कर दे देते हैं। भारत का यह इतिहास रहा है। आधुनिक काल में भी आप देखिए तो भारत ने यहूदियों को शरण दी, पारसियों को शरण दी। यहूदी जब पूरी दुनिया से भगाए गए, पूरी दुनिया में उन्हें मारा गया, तब भारत ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया था।
पारसी जब ईरान से भगाए गए तो भारत ने उन्हें संरक्षण दिया। एक किस्सा पारसियों के संदर्भ में आता है, शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि जब पारसी भारत में आए थे तो उस समय गुजरात के राजा जाधव राणा ने उनसे एक गिलास दूध रखकर सामने पूछा था कि ये दूध का एक गिलास है जो पहले से ही बहुत भरा हुआ है, तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, आप लोग कैसे एडजस्ट होंगे। इस पर पारसियों ने ये कहा था कि हम इस दूध के गिलास में शक्कर की तरह घुल जाएंगे, और पारसी समुदाय आज तक उस मिठास को भारतीय समाज में घोल रहा है। आज़ादी के बाद भी 1960 के दशक में तिब्बती शरणार्थी धर्मगुरु दलाई लामा के साथ आए थे, तो भी भारत ने उन्हें सम्मानपूर्वक स्थान दिया। उन्होंने भी भारत की अखंडता और मूल्यों का सम्मान किया। दलाई लामा को शरण देने का परिणाम जब चीन के साथ युद्ध के रूप में आया तो भी भारत उससे पीछे नहीं हटा। भारत एक ऐसा देश है जहां अतिथि देवो भव सिर्फ वाक्य नहीं बल्कि सभ्यता का संस्कार रहा है। इस धरती ने न जाने कितने शरणार्थियों को अपने आंचल की छांव दी है। लेकिन हाल ही में जब भारत सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जगह देने से इनकार किया है और उन्हें ऑपरेशन पुशबैक के तहत वापस भेजा है, तो यह प्रश्न फिर से खड़ा हो रहा है कि शरणार्थियों को शरण देने वाला यह राष्ट्र बाकी शरणार्थियों और मुस्लिमों के बीच में इतना अंतर क्यों कर रहा है। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि पहले के शरणार्थी और अब के घुसपैठियों के बीच में तथा उनके बर्ताव में मूलभूत अंतर क्या है। जब भारत में पारसी आए थे तो पारसियों ने भारत को एक टाटा दिया, पारसियों ने भारत को सैम मानेकशॉ दिया। जब भारत में तिब्बती आए तो तिब्बतियों ने भारत को अपनी सहिष्णु संस्कृति दी। जब भारत में यहूदी आए तो यहूदियों ने भारत को जनरल जैकब जैसे लोग दिए। लेकिन जब रोहिंग्या आए, जब बांग्लादेशी घुसे, जब पाकिस्तानी घुसपैठी आए तो भारत को क्या मिला? धमाके, दंगे, अपराध और भारत को अस्थिर कर देने की साजिशें। पहले के शरणार्थी संस्कृति लेकर आए थे, लेकिन अब के घुसपैठिए कट्टरता लेकर आते हैं। पहले के शरणार्थी भारत को गले लगाते थे, लेकिन अब के घुसपैठिए भारत की डेमोग्राफी को बदलने के उद्देश्य से आते हैं। एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताता हूं। आप सब जानते होंगे कि इजराइल का जो यहूदी समुदाय है वह जनरली एक मांसाहारी समुदाय है। वहां के कल्चर में मीट उनके मील का एक प्रमुख हिस्सा है। लेकिन जब भारत ने यहूदियों को शरण दी तो भारत का मान रखने के लिए, भारत के लोगों की भावनाओं का सम्मान रखने के लिए यहूदियों ने ओपन एनिमल स्लॉटरिंग को त्याग दिया। लगभग ऐसी ही चीजें पारसियों ने की, लगभग ऐसी ही चीजें तिब्बतियों ने भी की। लेकिन भारत में आने वाले बांग्लादेशियों ने क्या किया? खुले में गाय तक काटी। क्यों? ताकि भारत के लोगों की भावनाएं आहत की जा सके, उन्हीं लोगों की जिन्होंने उनको शरण दी। ये लोग वो सांप हैं जो हर उस व्यक्ति को डसेंगे जो इन्हें अपने घर में जगह देगा। रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुस्लिम कोई शरणार्थी नहीं है, बल्कि ये एक आक्रामक इस्लामिक पहचान के प्रतिनिधि हैं। ये जहां जाते हैं वहां दंगे होते हैं, अपराध होते हैं, जनसंख्या विस्फोट होता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता का सहारा लेकर ये लोग भारत को गजवाए हिंद यानी इस्लामिक भूमि बनाने का सपना पाल रहे हैं। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने आसाम, बंगाल, झारखंड, दिल्ली और देश के अनेक इलाकों में जनसंख्या का जो संतुलन बिगाड़ा है वो एक सोची समझी साजिश है। आज जब भारत अपनी संस्कृति के साथ हो रही इन साजिशों को पहचान रहा है और ऑपरेशन पुशबैक चला रहा है तो इस पर भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी आउटरीच हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले गार्डियन का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। गार्डियन ने अपने एक आर्टिकल में भारत को ऑपरेशन पुशबैक पर जमकर कोसा है। किसी फिरंगी चाय की दुकान में बैठकर ये लोग तय करते हैं कि आज किसे मानवाधिकार के नाम पर कोसा जाए। दुनिया के नक्शे पर इनकी उंगलियां घूमती है और रुकती है भारत पर। फिर ये लोग मानवाधिकार के नाम पर एक आर्टिकल लिखते हैं और उस आर्टिकल में दम भर ड्रामा करते हैं। द गार्डियन को इस बात से तकलीफ नहीं है कि भारत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेज रहा है। गार्डियन को तकलीफ इस बात की है कि भारत अब स्वाभिमान की भाषा बोलने लगा है। भारत अब खुद अपना फैसला करता है और उस पर सीधे तौर पर अमल करता है। सदियों तक भारत को ब्राउन क्लास मानने वाली वेस्टर्न मीडिया की चिंता मुस्लिमों की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि भारत अब हिंदू चेतना से संचालित हो रहा है। एक ऐसी चेतना जिसमें अब कोई अनावश्यक अपराध बोध नहीं है। भारत को ज्ञान देने से ज्यादा गार्डियन को अपने देश में और यूरोप में कोलैप्स हो रही सिविलाइजेशन को देखने की जरूरत है। 2015 के आसपास जब यूरोप में शरणार्थियों की भीड़ आई थी तो यूरोप ने भी मिडिल ईस्ट से आ रही उस मुस्लिम भीड़ को मानवता के नाम पर गले लगाया था। यूरोप को शायद यह लग रहा था कि अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा, चिकित्सा, आवास और अधिकार दे दिए जाएंगे तो वह व्यक्ति सभ्य बन जाएगा, और यहीं पर यूरोप ने सबसे बड़ी भूल की। 2015 में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने शरणार्थियों के मुद्दे पर वियर शाफन दास कहा था, यानी वी विल हैंडल इट। जब एंजेला मार्केल ने यह कहा तो यह मुस्लिम शरणार्थियों के ऊपर जताया गया उनका विश्वास था।
लेकिन कुछ ही वर्षों में सड़कों पर जले हुए चर्च, रेप पीड़ित बच्चियां और ब्लेसफेमी के नाम पर पत्रकारों को मारने वाले घुसपैठिए इस विश्वास की चिता पर प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हो गए। पूरे यूरोप में मुस्लिम शरणार्थियों ने सिविलाइजेशनल क्राइसिस ला दिया है। 2015 में एंजेला मार्केल ने मुस्लिम शरणार्थियों के लिए जर्मनी के दरवाजे खोल दिए थे। उसके ठीक एक साल बाद का एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं। 2016 की यह घटना है। जो लोग इंटरनेशनल एक्टिविटीज को फॉलो करते होंगे उन्हें इस घटना के बारे में अच्छे से पता होगा। 2016 में जर्मनी के कोलोन शहर में कई जर्मन लड़कियां न्यू ईयर पार्टी कर रही थीं। तभी अचानक बड़ी संख्या में मुस्लिम शरणार्थी वहां पर पहुंचे और मास लेवल पर उन लोगों ने लड़कियों का गैंग रेप किया। पूरी दुनिया इस खबर से हिल गई, लेकिन ये मुस्लिम शरणार्थी जिन देशों से आए थे वहां ये चीजें नॉर्मल हैं। मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में खुलेआम लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और इस घिनौने अपराध को खेल की तरह खेला जाता है। इन्होंने तो इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इसका एक नाम भी दे दिया है, तहर्रुश गेमिया। तहर्रुश एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है सामूहिक उत्पीड़न, और तहर्रुश गेमिया के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों द्वारा लड़कियों का बलात्कार किया जाता है और ये मिडिल ईस्ट में कई देशों में नॉर्मल है। ये है इनकी संस्कृति। इन लोगों को अगर जर्मनी अपने यहाँ जगह देगा तो ये सारी चीजें तो होनी ही थी। वियर शाफनदास कहने वाली एंजेला मार्केल तो घुसपैठियों को बसाकर चली गई, लेकिन आज पूरा जर्मनी इसका अंजाम भुगत रहा है। और घटनाएं सिर्फ जर्मनी तक ही सीमित नहीं हो रही हैं, बल्कि इन शरणार्थियों ने पूरे यूरोप में अपना आतंक फैला रखा है। स्वीडन का नाम आप सबने सुना होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर दुनिया के सबसे विकसित देशों में उसे जाना जाता है, लेकिन वो स्वीडन आज यूरोप में सबसे अधिक रेप केसेस दर्ज करने वाले देशों में से एक बन चुका है और बलात्कारियों का सबसे बड़ा प्रतिशत हालिया मुस्लिम शरणार्थियों से जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन का एक इंसिडेंट है रॉथरहैम ग्रूमिंग गैंग्स का। उसमें 1500 से अधिक बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं और ये बलात्कार किसने किए हैं? उन्हीं मुस्लिम शरणार्थियों ने जिनका स्वागत ब्रिटेन ने भी खुली बाहों के साथ किया था। यूरोप में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके बीज यूरोप ने खुद ही बोए हैं। तो क्या द गार्डियन यह चाहता है कि भारत भी ऐसे घुसपैठियों को अपने यहाँ शरण दे और वे लोग बाद में भारत की बहन बेटियों के साथ तहर्रुश गेमिया का खेल खेलें? भारत ने जिन रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर फेंका है उनके ऊपर कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं कि ये लोग घोषित रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ये बांग्लादेश और म्यांमार में अपराध करके भारत में आए हुए हैं। ये अपराधी अगर भारत में रहेंगे तो यहाँ अपराध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आज भारत इनको शरण देगा और कल को इनके ही बच्चे हमारे मुंह पर शायरी फेंक कर मारेंगे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वैसे भी भारत में अनेक बांग्लादेशी घुसपैठिए अनेक वर्षों से पैरासाइट्स की तरह भारत के शरीर पर चिपके हुए हैं। ये हमारे घावों को लगातार कुरेद रहे हैं। इसलिए आज जब सरकार ऑपरेशन पुशबैक के तहत इनको वापस भेज रही है तो इसके लिए सरकार साधुवाद की पात्र है। दरअसल भारत के लोगों को भी यह समझना होगा कि एक बड़ा इकोसिस्टम है जो देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये लोग अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरे देश को गिल्ट ट्रिप पे भेज सकते हैं। ये लोग वैसे तो भारत की संस्कृति से नफरत करते हैं, लेकिन जब इनके एजेंडे की बात आती है तो यही लोग भगवान राम का उदाहरण देने लगते हैं कि राम ने तो विभीषण जैसे राक्षस को भी शरण दी थी, तो फिर भारत रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को शरण क्यों नहीं दे सकता? ये बात कहते हुए ये लोग भूल जाते हैं कि जब भगवान राम ने विभीषण को शरण दी थी तो यह भी कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते हैं। भारत भी ऐसा ही है। जो पीड़ित व्यक्ति निर्मल मन के साथ बिना कोई छल कपट रखे भारत से शरण मांगता है तो उसे भारत हमेशा से गले लगाता आया है, लेकिन जो भारत की सीमा में कुत्सित इरादे के साथ आएगा उसे ऑपरेशन पुशबैक के तहत ऐसे ही सीमा पार भेजा जाएगा, क्योंकि भारत को अपनी संतानों के भविष्य को सुरक्षित रखने का अधिकार है।